नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कल चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव का ऐलान तो कर दिया, लेकिन एग्जिट पोल पर बहुत ही सख्त टिप्पणी करके सर्वे एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े कर दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को आत्मचिंतन करने के लिए कहा। राजीव कुमार ने यह भी कहा कि एग्जिट पोल के नंबर लोगों को भ्रमित करते हैं और एक तरह की एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देते हैं जो नतीजों से मैच ही नहीं होती। चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि एग्जिट पोल तैयार करने वाली एजेंसियों को सैंपल साइज, सर्वे की लोकेशन और नतीजों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking, exit polls के आने की वजह से, exit polls के एक expectation set करने की वजह से एक बहुत बड़ा, let me explain, एक बहुत बड़ा distortion पैदा हो रहा है। पहले एक exit poll आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। देयर इज NBSA, देयर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम दैट द एसोसिएशंस, बॉडीज विच गवर्न विल डू सम सेल्फ रेगुलेशन। तो अब चुनाव के नतीजे से ज्यादा सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एग्जिट पोल की। क्या एग्जिट पोल होने चाहिए? क्या उनको करा ही जाता है किसी एजेंडे की वजह से? क्या उससे कोई माहौल बनाया जाता है? ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयोग के दावों में कितना दम है। विधानसभा चुनाव और उनके एग्जिट पोल को अगर देखें तो अभी हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल बीजेपी को 26 सीटें दे रहे थे, जबकि कांग्रेस को 62 सीटें देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो एग्जिट पोल सारे फेल हो गए। बीजेपी को 48 सीटें मिली और कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली। ठीक इसी तरह 2017 में भी यूपी चुनाव के एग्जिट पोल बीजेपी प्लस को 2011 सीटें दे रहे थे, जबकि नतीजे आए तो बीजेपी को 312 सीटें मिली। एसपी और उनके सहयोगी दलों यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 122 सीटें एग्जिट पोल में मिल रही थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 54 सीटें ही इस गठबंधन को मिल पाई। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में भी एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को 50 सीटें दी, लेकिन अंत में उनकी 67 सीटें आईं। और ये सिर्फ विधानसभा चुनावों में ही नहीं हुआ, लोकसभा चुनावों में भी एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 361 से 401 सीटों के बीच दी थी और आईएनडीआई को 104 से 128 सीटों के बीच ऐसा उनको मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो एग्जिट पोल्स फिर से फेल हो गए। एनडीए को 293 सीटें मिली और आईएनडीआई को 234 सीटें। 2019 लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था। एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 306, यूपीए को 120 सीटों का अनुमान लगाया था, लेकिन एनडीए को मिली 353 सीटें और यूपीए को 93। 2014 लोकसभा चुनाव एनडीए को 283 और यूपीए को 105 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन नतीजे आए तो एनडीए को 336 और यूपीए को मात्र 60 सीटें मिली। तो ऐसे लगातार सवाल उठाए गए एग्जिट पोल के ऊपर और अब खुद चुनाव आयोग ने ही कहा है कि आत्मचिंतन की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी एग्जिट पोल पर सिलेक्टिव कभी कभी हो जाती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने मोदी और मीडिया का पोल बताया था, लेकिन उनकी ही पार्टी ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को गलत साबित करते हुए एग्जिट पोल का हवाला दिया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। तो अड़ी में आज के सवाल है, क्या एग्जिट पोल लोगों को भ्रमित करते हैं? क्या असल आंकड़े और एग्जिट पोल में अंतर से विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठते हैं? ईवीएम वाले आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए क्या एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या एग्जिट पोल को बंद ही कर देना चाहिए? हमारे साथ जुड़ गए हैं
डॉक्टर एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, सरल पटेल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, शुभ्रास्ता संस्थापक हैं द चर्न की, राहुल वर्मा, चुनाव विश्लेषक, प्रोफेसर संजय कुमार, चुनाव विश्लेषक CSDS से, और यशवंत देशमुख जी, चुनाव विश्लेषक सी वोटर से जुड़े हुए हैं। और आप दोनों मेरे साथ स्टूडियो में, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज का मुकदमा आप दोनों के खिलाफ चलाया जा रहा है, प्रोफेसर संजय कुमार और यशवंत देशमुख जी। ये बताइए, आप कहें तो स्टूडियो के बाहर से कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि आप, मेरे को लगा कहीं छोड़ के आप ना चले जाए, इसलिए आपको स्टूडियो में ही रखा गया, आप नजर के सामने रहे। पिच छोड़ के नहीं भागते हैं। तो ये बताइए, पिछले 30 साल से कम 1000 बार कोशिश की गई है कि संजय भाई और हम पिच छोड़ के भाग जाएं। बाकी बहुत सारे लोग भागे आए, हाँ। लेकिन हम दोनों अपनी पिच पे अपनी जगह बैटिंग कर रहे हैं और हम करते रहे। पर ऐसा लग रहा है कि पक्ष विपक्ष छोड़िए, आज जो एग्जिट पोल एजेंसीज हैं उनको सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रखा गया, उनको कटघरे में बैठाया गया है। क्या एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए यशवंत जी? देखिए, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर सबकी बात माने तो हमको सांस भी नहीं लेनी चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे? देखिए, हर बात में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा बेहतर बहस या ये होना चाहिए क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और किस तरीके से सही ढंग से होना चाहिए। बहस इसके ऊपर होनी चाहिए। अभी आपने जैसे शुरुआती वक्तव्य में आपने बताया, लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस वाले नाराज थे, विधानसभा चुनाव के सामने भाजपा वाले नाराज थे। तो कम से कम एक चीज तो क्लियर है ना कि नंबर्स किसी एक पार्टी या एक हिसाब से गलत नहीं हो रहे हैं। अगर गलत हुए हैं तो बराबरी से ही गलत हुए, चाहे इस तरफ गलत हुए चाहे उस तरफ गलत हुए। नंबर दूसरी चीज कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कम से कम मैं इतना जानता हूं, जितनी बार मैंने संजय भाई को भी देखा है, मुझे मालूम है कि उनका भी स्टैंड वही होगा। हम हर बार एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के पहले बार बार कहते हैं कि सर्वे का विज्ञान केवल और केवल वोट शेयर के एस्टिमेट पे समाप्त हो जाता है। सीट शेयर का एक्स्ट्रापोलेशन ये सर्वे के अंदर नहीं आता। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोट और सीट का आपस में कोई तालमेल होता भी नहीं। कई बार कम वोट पाने वाले को ज्यादा सीटें भी मिलती हैं। तो ये बात हम लोग बहुत बार समझा चुके हैं, कह चुके हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ सवाल ये होना चाहिए कि एग्जिट पोल करने का जो मुख्य उद्देश्य है उस पे फोकस होना चाहिए। क्या जिस तरीके से माहौल बना जाता है, मैं उनको कोट इनफैक्ट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा, एग्जिट पोल के एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जाने अनजाने में हो रहा है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि जानबूझ के ये हो रहा है, कि एक एक्सपेक्टेशन सेट की जा रही है, प्रोफेसर संजय कुमार, जहां पर एक पार्टी या दूसरी पार्टी के लिए माहौल बनाया जाता है। देखिए, एग्जिट पोल से तो माहौल नहीं बनाया जाता। सीईसी को पता होना चाहिए कि एग्जिट पोल होता कब है। एग्जिट पोल होता है जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद, और उसके बाद आप अगर कहें माहौल बना रहे हैं तो वोट, जनता के वोट देने के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक वोट पड़ गए होते हैं। तो माहौल तो नहीं बनाया जाता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, पोस्ट पोल हो, किसी भी तरह का पोल हो, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के मैं पक्ष में हूं। इस बात की जानकारी दर्शकों को, पाठकों को होनी चाहिए कि ये पोल किस तरह से किया गया, किस विधि से किया गया, और खासकर इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि इस पोल करने वाली एजेंसी को इसके लिए कहां से फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले। इसकी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। मैं तो बिल्कुल इस बात का पक्षधर हूं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मार्जिन ऑफ एरर की हम बात करते हैं तो पहले तो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो निश्चित रूप से जनता के दिमाग में ये जो चीजें आ रही है, प्रश्न उठ रहे हैं, वो लाजमी है, होना है, प्रश्न तो उठेगा। अगर आपने एक एग्जाम दिया और आपको नंबर्स ना बताए जाएं और कहे कि क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और कहे ये स्टूडेंट एक तरह से फर्स्ट हुआ और ये स्टूडेंट फेल हुआ, तो हम कहते नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कुछ डिटेल्स तो बताएं, आप बताएं तो नंबर्स कितने आए। तो जिस तरह से आजकल एग्जिट पोल में एक नंबर थ्रो कर दिया जाता है, अचानक 5:30 बजते ही, 6 बजते ही इसको इतनी सीटें आ रही हैं और इसको इतनी सीटें आ रही हैं, मुझे लगता है उससे आगे बढ़कर दर्शकों को, पाठकों को आपको सामग्री उपलब्ध कराने की जरूरत है। एक आम स्कूल के इम्तिहान में भी, एग्जाम में भी, कॉलेज के एग्जाम में भी आजकल ट्रांसपेरेंसी में उनको पेपर्स दिखाए जाते हैं। आप देख लो आपने कैसा प्रदर्शन किया है। उस हिसाब से मुझे लगता है उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। बंद करने के पक्ष में तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूं कि बंद कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि अब सीट शेयर देने की जगह सिर्फ एक वोट शेयर जो ज्यादा एक्यूरेट हो वो देना चाहिए? ये सीट शेयर खत्म हो जाए। जो एग्जिट पोल करने का उद्देश्य भी यही होता है
कि किसने किसको वोट दिया, क्या मुद्दे थे, कौन सी डेमोग्राफी, समाज के किस वर्ग से किस मुद्दे पे किस तरफ गए, ये एग्जिट पोल का मौलिक उद्देश्य है करने का, या पोस्ट पोल का मौलिक उद्देश्य। पर आप सभी पर सीट भी तो देते हैं। सारे लोग देखिए, सीट के ऊपर चूंकि मीडिया हर समय सर्कस बनाता है, वही चाहिए होता है, वही बिकता है, इसलिए वो जाता है। जो संजय भाई कह रहे हैं, अगर आप वोट शेयर नहीं दिखा सकते हैं तो सीट शेयर आप कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है ना? तो जो तमाम एग्जिट पोल्स की सीरीज और तमाम चैनल्स में जहां वोट शेयर की बातें ही नहीं होती, कोई मेथोडोलॉजी की बात ही नहीं होती, मेरा मानना है उन जगहों पे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और रही बात कल, अगर मुझे बहुत खुशी होती अगर कल चुनाव आयुक्त मीडिया को यह कहता कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के ऊपर गाइडलाइंस बनाई हैं, कृपया उनका पालन कीजिए, वो ज्यादा बेहतर। क्योंकि संजय भाई ने जितनी बातें कही, प्रेस काउंसिल ऑफ मीडिया की गाइडलाइंस में सब है। नंबर 1, किसने उस पोल के लिए पैसा दिया, उसका स्रोत बताइए। नंबर 2, पोलिंग करने वाली एजेंसी या व्यक्ति का पूरा डिटेल दीजिए। नंबर 3, पूरी मेथोडोलॉजी बताइए, क्या मार्जिन ऑफ एरर है वो बताइए। और नंबर 4, सारी चीजें पोल के रिजल्ट्स देने से पहले दर्शकों को या पाठकों को ये डिटेल खुल के बताइए। ठीक है, दुर्भाग्य से ये गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है। सरल पटेल जी, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एग्जिट पोल के बारे में ये कहा है कि ये जानबूझकर ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं ताकि किसी पार्टी को फायदा हो सके। आप जो पूरी मेथोडोलॉजी है, जो पोल करने का तरीका है, उसमें सब लोग मान रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी भी शायद थोड़ी सी बदली जा सकती है। पर यह कहना कि ये मोदी का पोल है या ये बीजेपी का पोल है, क्या ये सच है? कई सारे पोल तो आपके हक में भी जाते हैं, हरियाणा में सारे पोल्स आपके हक में थे। पद्माचा जी, जब एग्जिट पोल हमें बेहतर दिखाते हैं तो तब ना हम खुश होते हैं, और ना जब वो हमें बुरी स्थिति में दिखाते हैं ना हम उससे डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि हम भरोसा करते हैं अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी कार्यशैली पर। और अल्टीमेटली हम मानते हैं कि एग्जिट पोल में जीतना कोई जीत नहीं है, अल्टीमेटली द वर्डिक्ट कम्स फ्रॉम द पीपल। नंबर 1, ये जो हमने कहा मोदी का पोल है, हमने देखा कि कैसे 2024 में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब लोग ये कह रहे थे कि भाजपा की 400 सीटें आ रही है, आप फलाना मार्केट में निवेश करिए, ये करिए, वो करिए। एग्जिट पोल उस सेंटिमेंट को फ्यूल करता है, और कैसे लाखों हजारों करोड़ जो आम जनता का पैसा है वो स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली रिजल्ट के दिन वो जनता का पैसा बह जाता है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये जो डिस्टॉर्शन है, इसको कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स ने सपोर्ट किया था। तो कल सीईसी ने वर्ड डिस्टॉर्शन यूज किया, मैं आज वर्ड यूज करूंगा एक्सटॉर्शन था, कि ये कैसे जनता के पैसों को निकालने की एक गेम थी, जिसमें पिछले 15 दिनों, चुनाव के 15 दिन पहले से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग कह रहे थे कि आप शेयर मार्केट में निवेश करिए। एग्जिट पोल्स ने सिमिलर जो उनके क्लेम्स थे, 400 पार, 420 पार, ये उन्होंने दर्शाया, और अल्टीमेटली रिजल्ट के दिन जनता का पैसा मार्केट से इवेपोरेट हो गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? नंबर 1। नंबर 2, जो काफी एजेंसीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करती है, उनका जो ये जो सैंक्शंस होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से सैंक्शन होता है, और साथ में वो जो डेटा निकल के आता है वो XYZ टीवी चैनल्स को भी शेयर करते हैं। तो इसकी भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टीवी चैनल, इफ दे हैव एनी अदर क्लाइंटेल, तो वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे कि इसकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, एक काफी ट्रांसपेरेंसी उसमें होती है, जिसमें एजेंसी कौन है, क्या प्रक्रिया यूज की है, उस एजेंसी के ओनर कौन है, उनके क्या स्टेक्स है, ये सारी जानकारी उपलब्ध होती है दर्शकों को। तो ये इंडिया में ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का भरोसा न्यूज चैनल्स और एग्जिट ये जो पोलस्टर एजेंसीज है उनसे ना उठे। तो आप कह रहे हैं कि चलने चाहिए पोल्स, पर पारदर्शिता बढ़नी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा ना उठे, खत्म करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें और गाइडलाइंस होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चलिए, सर्वसम्मति बना करके अगर बेहतर ट्रांसपेरेंसी होती है उसका कोई भी अपोज नहीं करेगा, पर डिस्टॉर्शन नहीं, एक्सटॉर्शन। हर्षवर्धन जी। पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि इस समय कुछ पोल करने वाली एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का कुछ साथी, सहयोगी, बगलगीर
ये बना दिया गया है, ये सबसे खतरनाक है। ये थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे तो मुझे अच्छा लगा कि वो तथ्यों की बात कर रहे हैं कि थोड़ा दुरुस्त करेंगे। पहली बात तो ये कि ये ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक जो कुछ हुआ उसके आधार पर ही चुनाव आयोग ने बाकायदा ये कहा था कि ओपिनियन पोल्स को इस दौरान नहीं करें, हम सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़े। अभी एग्जिट पोल जब आता है तो उसमें एक बड़ी खामी की तरफ, वो शायद टीवी चैनल भी उसमें शामिल हैं, खामी की तरफ इशारा किया कि 8 बजते नहीं कि कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि वो गंभीर मसला है, हम सब उसका हिस्सा हैं, हम सब उसी जो मीडिया इकोसिस्टम है उसी का हिस्सा है। जो एग्जिट पोल करते हैं तो हम लोग उस पर डिबेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये कहना कि एग्जिट पोल पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए आते हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि एग्जिट पोल आते ही तब हैं जब चुनाव समाप्त हो चुका होता है। तो सबसे पहले बेसिक ये है, जो भी लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, एग्जिट पोल मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब किया कुछ भी जा सकता है लेकिन उससे किसी को लाभ नहीं हो। एग्जिट पोल को मैनिपुलेट करके ना तो एग्जिट पोल वाली कंपनी को लाभ होने वाला है, न जिस पार्टी को घटा बढ़ा दे उनका लाभ या हानि होने वाला है। तो मेरा यह मानना है कि उसके प्रोसेस में और बेहतरी हो, उसको कैसे आप और ज्यादा साइंटिफिक वे में लेकर आए, कैसे आप वोट शेयर को ट्रांसलेट करें सीट शेयर में। और मेरा कतई ये नहीं मानना है कि ये कह देना कि अब चलो कल से सीट शेयर दिखाना बंद कर देंगे। संजय जी ने कहा वो बात ठीक लगती है कि वोट शेयर तो ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कैसे आप जानेंगे सीट। लेकिन आप जब लोकतंत्र में हैं, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हैं, तो एग्जिट पोल के जरिए आप उन्हीं चीजों को तो कैलकुलेट करके एक लाइन खींचकर एक उसका एनालिसिस करके बताते हैं। भला है कि एक समय में जो पुराने, यशवंत जी, संजय जी तो आज बैठे हुए हैं, अब वो लोग गायब हो गए जो एकदम ही सब गलत साबित हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े लोग थे, टीवी को एक दो का तो टीवी ही बिक गया, खत्म हो गए। तो ऐसे लोग अच्छा है कि अब नहीं है, नहीं तो उनको तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलती। वो तो कभी कुछ ठीक बताते ही नहीं थे, हर बात में वो कह देते थे कि इतना स्विंग हो गया। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे ज्यादा मॉनिटरिंग होगी, जैसे जैसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ाए, वैसे वैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे और एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों को, एग्जिट पोल करने वाले लोगों को ज्यादा अलर्ट मोड में रहना होगा। अब आप थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि वो मैनिपुलेटेड होते हैं, वो किसी शेयर बाजार के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी पार्टी के लिए। ओपिनियन पोल्स में कोई कहे तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि उसमें कई बार लगता है कि किसी के पक्ष में माहौल बनाने या बिगाड़ने का बात हो रहा है। एग्जिट पोल में नहीं होता, और मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए ये, ज्यादा सतर्कता के साथ, ज्यादा वैज्ञानिक तरीके। सरल पटेल। हर्षवर्धन जी ने जो कहा कि ये कोई मैनिपुलेशन के लिए नहीं होता है, हमने 2024 के इलेक्शंस में देखा कि कैसे एग्जिट पोल के नतीजों पर बिलीव करके जनता ने अपने लाखों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और वो रिजल्ट के दिन वो इवेपोरेट हो गए थे। तो ये कहना कि उससे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, ये सरासर गलत बात है। साथ ही साथ मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक स्टोरी कोट करना चाहूंगा कि जो काफी FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स FIIs ने जो सर्वेज अपने सैंक्शन किए थे, उन्हीं एजेंसीज ने उनको एक अलग रिपोर्ट दी थी जो काफी एक्यूरेट थी, विच वॉज क्लोजर टू द एक्चुअल नंबर। एंड उन्हीं एजेंसीज ने टीवी चैनल्स को एक गलत नंबर दिया था। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। क्या ये शेयर मार्केट जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास है उसको भ्रमित करने के लिए ये नहीं किया गया था? यशवंत जी, आप इस पर क्लैरिटी देना चाहेंगे, क्योंकि बार बार ये जो शेयर मार्केट मैनिपुलेशन की बात की जा रही है, क्या सच में जानबूझ के ये किया गया था, लोगों का पैसा डुबाया गया? देखिए, एक तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब शेयर बाजार को जो लोग जानते हो, मैं चूंकि बिजनेस चैनल में काम कर चुका हूं लंबे समय तक और मैं एक समय तक शेयर बाजार में रहा हूं, तो पहले डिस्क्लेमर दूं। पहले डिस्क्लेमर की पट्टी उसमें सबसे जरूरी होती है कि मैं शेयर बाजार में नहीं हूं। लेकिन जो लोग शेयर बाजार में हैं, एग्जिट पोल नहीं होगा तो वो सट्टा बाजार से ले लेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो 4 सटोरिये बैठकर, 4 जो बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, और सरल पटेल जी तो जानते होंगे, वहां से वो राय लेंगे। जिसको पैसा लगाना है, जिसको पैसा लगवाना है,
वो इसको छोड़ नहीं सकता। दूसरा, हमें एक भ्रम थोड़ा सा निकलना चाहिए, जैसे लगता है ना कि शेयर बाजार में जो लोग करते हैं निवेश, वो कुछ अलग किस्म के, बार बार हम कहते हैं सामान्य इन्वेस्टर मर गया। अरे भाई, सामान्य इन्वेस्टर ही कमा रहा है कि 6000 से आज हमारा सेंसेक्स 80,000 प्लस पे है। तो थोड़ा तथ्यों के साथ बात करें। आज हमारे देश के मोर देन 17 करोड़ संख्या सुन लीजिए आप लोग, 17 करोड़ लोग शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं, जो CDSL और NSDL जो डीमैट प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उनका जो आंकड़ा है। तो वो इससे जोड़ना ये राजनीतिक तौर पर अच्छा है सरल पटेल जी के लिए कि वो इस वक्त, चूंकि मैं कह रहा हूं ना कि ये बड़ा विचित्र है कि सारी कंपनियों को भाजपा के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसा संभव है क्या इस देश में? यानी जितनी कंपनियां काम करती हैं एग्जिट पोल का, ओपिनियन पोल का, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हैं। मतलब इस देखने के नजरिए में थोड़ी मुझे दिक्कत लगती है और इस पर मैं ऐतराज करता हूं। मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल कंपनी, जितनी कंपनियां हैं, उन सब का अपना तरीका है। कोई कभी ज्यादा गलत हो जाता है, कोई कभी ज्यादा सही हो जाता है, कोई 1-2 बार होता है, तो लेकिन उसको आप सीधे, और निवेशकों के जो कॉन्फिडेंस है उसको आप तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, शेयर बाजार के काम करने का अपना एक तरीका है जो लोग जानते हैं। मैं चूंकि जानता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं भले अब शेयर बाजार में नहीं हूं, इसलिए उसके काम करने के तरीके को मत आप उससे जोड़कर देखिए। हां, चुनावी सेंटिमेंट का शेयर बाजार पर असर पड़ता है। अगर कोई सरकार क्लियर मेजॉरिटी से बनती दिख रही है तो जो कंपनियां हैं उनको अपनी प्लानिंग करने में, उनको पॉलिसी चेंज नहीं होगी, पॉलिसी में एक, जिसको कहते हैं ना, एक रूपता रहेगी, वो सब चलता है। अगर मिलीजुली सरकार आएगी तो वो परेशान होगी, कंपनियां, शेयर बाजार बिना किसी एग्जिट पोल के डूब जाएगा। इसमें कौन सी बात है? राहुल वर्मा, पर ये पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका में जो पिछला चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव हुआ था, उसमें किसी भी सर्वे कंपनी ने ये नहीं प्रेडिक्ट किया था कि हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप हरा पाएंगे, पर ऐसा ही हुआ। उसके बावजूद किसी ने ये नहीं कहा कि हिलरी क्लिंटन ने सारी सर्वे कंपनीज को पैसा देकर के उनसे सर्वे कराए थे। क्या ये इल्जाम लगाना सही है कि सर्वे किसी पार्टी को बेनिफिट देने के लिए कराए जाते हैं? पद्मजा जी, आई थिंक पहला सवाल बिल्कुल सिंपल है। एग्जिट पोल्स तो किसी पार्टी को खुश करने के लिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चुनाव लोग वोट कर चुके हैं। इस बात पे कोई बहस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब लोग वोट कर चुके हैं तो किसी पार्टी को कैसे फायदा हो सकता है। दूसरा, द हिंदू में 13 जून को बाकायदा स्टॉक मार्केट डेटा के साथ ये डिटेल रिपोर्ट छपी थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक्चुअली जो इंडिविजुअल बायर्स, जिनको आप कह रहे हैं कि आम लोग हैं, वो उन्होंने 4 जून को जो आप कह रहे हैं कि उनको नुकसान हुआ था, एक्चुअली वो नेट बायर्स थे, सेलर्स नहीं थे। तो ये जो आरोप है ना कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को पैसा लॉस हुआ था, कितना लॉस हुआ था, कितने लोगों ने, आप द हिंदू में आपको डेट बता रहा हूं, द हिंदू 13 जून की ये खबर है, उसमें 3 चार्ट्स हैं, आप पूरा डेटा देख लीजिए, कौन बायर है कौन सेलर है। तीसरी बात देखिए, एग्जिट पोल्स का गलत होने के पीछे, एक तो यूएस में गलत होता है, पर वहां पे लोग इस तरह से लड़ाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं लड़ाई करते हैं? क्योंकि अब पूरा सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। इंस्टीट्यूशनलाइज होने का क्या मतलब है? जैसे आपको यशवंत जी बता रहे थे कि वहां पे गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस सिर्फ पोलस्टर्स पे नहीं अप्लाई होती है, वो गाइडलाइंस मीडिया पे भी अप्लाई होती है। यूएस के जितने बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, चाहे आप वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, सारे बड़े मीडिया चैनल्स में एक पोलिंग डायरेक्टर की रैंक होती है। वो व्यक्ति जिसको अच्छे से पोलिंग डेटा पता है। क्या हमारे देश की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ये कह सकती हैं कि उनके पास ऐसे लोग हैं अपने रैंक में जिनको पता है कि पोलिंग कैसे की जाती है? तो मतलब ये जिम्मेवारी मीडिया पे बनती है, सिर्फ पोलस्टर्स को उनका गला पकड़ने की जरूरत नहीं है। चौथा, आई थिंक ये भी हमें सोचना होगा कि देखिए, वो हो सकता है सिर्फ सीट में गलत होना एक बात है, पर वोट में भी गलत हो सकते हैं। पर कोई मीडिया और कोई पोलस्टर क्यों गलत होना चाहेगा? ये तो उसकी रेपुटेशन पे धब्बा लगेगा। अगली बार उसे कौन प्रोजेक्ट देगा कि आप करिए? जब उसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा तो कोई जानबूझ के लगातार गलती करता रहे और वो बिजनेस में भी बना रहेगा, ऐसा तो लॉजिकली ही संभव नहीं है। और पांचवी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेथोडोलॉजी के साथ साथ देखिए, हम तभी पता लगा सकते हैं कि एग्जिट पोल्स क्यों गलत हो रहे हैं, जब जैसे डॉक्टर तभी आपको डायग्नोसिस कर सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाएं, वो पूरे शरीर की जांच करे, पूरे टेस्ट करे और देखे कि गलती कहां हो रही है।
अभी हमें ये नहीं पता है कि अगर एग्जिट पोल्स गलत हो रहे हैं तो वो गलत क्यों हो रहे हैं। चाहे वो, ये मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूं, अब हम वोट एस्टिमेट्स में भी थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर से बाहर जा रहे हैं और वो हमें थोड़ी और मतलब कि उस पर रिसर्च करनी होगी कि एग्जिट पोल्स इस समय क्यों गलत हो रहे हैं। और ये हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आ रहे हो जिसके लिए हमें कुछ मेथोडोलॉजिकली चेंज करना पड़े, जैसे हम अब तक सर्वे कर रहे थे। बिल्कुल, जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है, एजेंसीज की भी बनती है, और अच्छे सर्वे कर रही थी। बिल्कुल, और जो स्टेक होल्डर्स है इस बात पे विमर्श जरूर कर सकते हैं, पर ये कह देना कि ईसी भी किसी के एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, बिहेव कर रहा है, या फिर एजेंसीज किसी के एजेंट की तरह बिहेव कर रही हैं, ये थोड़ा जैसे इंग्लिश में कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर जैसी फीलिंग आ रही है। शुभ्रास्ता जी, पद्मजा जी, एक तो ये बहुत खुशी की बात है कि इलेक्शन कमीशन के इस वक्तव्य के बाद इस टॉपिक पर इतने खुल करके चर्चा हो रही है, वरना अभी तक दबे जबान में वही हो रहा था जिसके बारे में हमने आंशिक रूप से सभी ने यहाँ पर चर्चा की कि पोलस्टर्स का गला पकड़कर सीधे कहा जा रहा था कि आप गलत हैं क्योंकि आपने ट्रेडिशनली अमुक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया है या आप हवा का रुख देखकर करते हैं। प्लीज 2-3 चीजें मुझे लगता है समझना बहुत जरूरी है। डेटा एनालिटिक्स, खास करके इलेक्शन डेटा से संबंधित जो काम है वो बहुत ही साइंटिफिक काम है, उसकी एक अपनी मेथोडोलॉजी है। अब कौन से पोलस्टर्स या कौन सी पोलिंग एजेंसीज उस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, ये सवाल अलग हो सकता है, लेकिन जब जैसे ही आप यू गेट इन द बिजनेस ऑफ ओपिनियन पोल्स एंड एग्जिट पोल्स, देयरफॉर आप एक कमिट करते हैं उस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को। तो पहली चीज तो ये, जिसपे मैं आंशिक रूप से हर्षवर्धन जी से और बाकी हमारे 2 वरिष्ठ पोलस्टर्स यहाँ बैठे उनसे मैं अग्री करती हूँ कि इन चीजों पर खुल करके मीडिया में चर्चा होनी चाहिए कि आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की, मार्जिन ऑफ एरर क्या था, और सबसे जरूरी बात कि आपकी फंडिंग कहां से आ रही है। क्योंकि ये सरल जी के लिए कहना बड़ा आसान है कि अमुक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके खास करके बीजेपी के नुमाइंदे हैं जो बिठा दिए जाते हैं। ठीक है, बीजेपी हो सकता है 15 पोलिंग एजेंसीज को डिप्लॉय कर रही होगी, कांग्रेस 2 को कर रही होगी, वो 2 भी डर डर करके डेटा दे रहे होंगे। तो एक वो बात है। तीसरी चीज है कि जो भारत में मेरे ख्याल 2013 के बाद से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वो है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की आजकल एक इन हाउस पोलिंग एक टीम है जो कि डेटा के साथ सर्वे एजेंसीज भी हैं। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि उसमें क्या होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब आप कोट एंड कोट सेट हो जाते हैं तो कई बार आप खुद भी अपनी ऑब्जेक्टिविटी लूज कर देते हैं, क्योंकि आपको 3 नेताओं को खुश करना है। आप उन नेताओं के जो सेक्रेटरीज हैं उनके हिसाब से आप डेटा मैनिपुलेट करके देते हैं। हमें यह देखना है कि आज की डेट में, मैं सिर्फ अगर ऑन अ लार्जर स्केल सिर्फ डेटा की बात करूं, आज की डेट में ऐसे कौन से पोलस्टर्स हैं, चाहे वो इन हाउस पार्टी के लिए काम करते हो या वो घोषित रूप से मीडिया में सर्विस करके प्रेजेंट करते हो, किनकी मेथोडोलॉजी सबसे पुख्ता है, किनकी सोर्स ऑफ फंडिंग बहुत ही क्लियर है कि भाई इस चीज के लिए हमें यहां से फंडिंग आई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि फंडिंग कहीं से भी आए, अगर जनता कांग्रेस को चाह रही है फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में, या अगर जनता चाह रही है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने, तो किसी भी पोस्टर को आप कितना भी पैसा खिला दीजिएगा, अगर वो डेटा को भगवान मानता होगा तो वो किसके साथ दगाबाजी, वो नहीं कर सकता डेटा के साथ दगाबाजी। तो मुझे लगता है जो प्रोफेशनल एथिक्स की बात हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यूएस से हम कंपेयर करें, तो एक चीज और समझना होगा कि यूएस में बहुत क्लियर डिमार्केशन है कि भाई रिपब्लिकन कॉकस है, डेमोक्रेटिक कॉकस है, उन कॉकसेस के लिए स्पेसिफिक एजेंसीज ट्रेडिशनली काम करती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज अमुक ने कांग्रेस के लिए काम कर लिया, कल वो कूद करके जेडीयू के लिए कर लेगा, परसों कूद के भाजपा के लिए कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। सरल जी, ये बहुत जरूरी बात शुभ्रास्ता ने उठाई है। आप बार बार या तो सी वोटर या सीएसडीएस को कहते हैं कि आपका डेटा गलत था, आपके नतीजे गलत थे। आपके भी तो इन हाउस पोलस्टर्स थे, आपको तो एक एक सीट का हर महीने नतीजा मिलता था, जो हमने खबरों में पढ़ा है कि हर महीने आप हर सीट में सर्वे कराते थे। आपके भी तो सर्वे गलत साबित हुए। बिल्कुल पद्मा जी, उसकी वो रही होगी, लेकिन वो तो जो हमारे गलत आपके पोस्टर्स थे उतने ही गलत बाकी पोस्टर्स थे। नहीं पद्मजा जी, आप उनको क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के कहने पे पब्लिश नहीं हो रहे थे, लेकिन जो स्पेसिफिक एजेंसीज है
उनके आंकड़े टीवी पर पब्लिश हो रहे थे, तो क्या उन एजेंसीज ने ये डिस्क्लेमर दिया कि हमने भाजपा के लिए XYZ चुनाव में काम किया? कि क्या हमारी यही एजेंसी भाजपा को भी नंबर प्रोवाइड कर रही थी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर वो में? होना तो चाहिए, ये वो हम सब ट्रांसपेरेंसी मानते हैं। नहीं थी, क्योंकि ये मैं भी हमारी सहमत एजेंसी का हूं। तो आंकड़ा वो होना चाहिए। हमारा आंकड़ा तो टीवी पर नहीं आ रहा था ना। मैं इतना आपकी बात से सहमत हूं कि मैं चूंकि अमेरिका में भी काम करता हूं, आपको जान के मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वहां पे रिपब्लिकन डेमोक्रेट पोलस्टर्स जो होते हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपनी कंपनी के आगे D और R लगाते हैं कि हम डेमोक्रेट्स के लिए काम कर रहे हैं या हम रिपब्लिकन्स के लिए काम कर रहे हैं। इतनी ऑब्जेक्टिविटी, इतनी ईमानदारी होती है। तो मेरा भी ये मानना है कि सहयोगियों से मीडिया के जो हमारे चैनल्स हैं कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी के पोस्टर का आप दिखा रहे हैं तो ये बोलने में आपको ईमानदारी बरतनी चाहिए। अच्छा, कि अगर जिस एजेंसी का सर्वे है ये कांग्रेस के लिए किया है या भाजपा के लिए किया है, या कि इसमें क्या बुराई है? अच्छा, बोलिए ना इसमें। अगर सर्वे की बात कर रहे हैं, मुझे याद है यशवंत जी आपने मूड ऑफ द नेशन अगस्त में किया था, यानी कि मूड ऑफ द नेशन चुनाव से 3 महीने पहले हुआ, जिसमें दिखाया गया कि पीएम में जो अप्रूवल रेटिंग है राहुल गांधी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की बढ़ती अप्रूवल रेटिंग से हरियाणा के चुनाव में असर हो सकता है कि हरियाणा का वोटर सोचे कि वाह, राहुल गांधी की जो एकदम जो पैठ है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है। पद्मजा, मैंने बोला ना कि जब अगर आप हर चीज को, हर आंकड़े को, हर एक को एक चश्मे से देखेंगे तो गलत है। और ठीक है, मैं मानता हूं पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक स्टैंड होता है, मैं उससे भी मतलब किसी को पसंद आता है सर्वे, किसी को नहीं आता। जब आंकड़े अपने हिसाब से आते हैं तो हर एक को अच्छा लगता है, नहीं लगता है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बताऊं, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारी बातें दोबारा उधड़ी हैं। 20 साल पहले तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स के ऊपर बैन लगा दिया था। हिंदू के संपादक एन राम उस बैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को खारिज कर दिया था कि यह प्रेस का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, आप ये बैन नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने पहले प्रयास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रयास को उठा करके रद्दी के डब्बे में डाल दिया था। ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई, जिनको मैं बार बार कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। संजय भाई ने भी बोला कि बताएं, अब एक जैसे छोटी सी चीज है, एक नया रोग लगा है, रोग मैं इसलिए कह रहा हूं पोल ऑफ द पोल्स। सारे 1 दर्जन पोल्स दिखाए जाएंगे कि किसने दिखाया। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, सारे लोग पैनल में या जितने हमारे दर्शक हैं, जो पोल ऑफ द पोल्स में 1 दर्जन नाम आते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा नाम आपने जिंदगी में पहली बार सुने होंगे और जीवन में दोबारा आप कभी नहीं सुनेंगे। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, जो मीडिया को कहती है किसी भी सर्वे एजेंसी के नंबर दिखाने से पहले ये बोली पूछ दिखाइए, उस एजेंसी को पैसा किसने दिया, उस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसका मार्जिन ऑफ एरर क्या है। प्रेस में, मीडिया में जो फहरिस्तें जारी होती हैं, उसमें से 2 या 3 को छोड़ करके किसी के बारे में कोई डिटेल्स पता नहीं होता। मैं बार बार यह कह रहा हूं, एक जिम्मेदार एजेंसी, चाहे मैं हूं चाहे संजय भाई भी ये बात बोलेंगे, जो लोग गंभीरता से काम करना चाहते हैं एकेडमिक तरीके से, हम अगर गलत होंगे तो हम अपनी गलती भी मानेंगे, अपने को सुधारने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन यह जरूर अपेक्षा है कि कम से कम ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को, ये जो हिस्सा है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि नए लोग ना आए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर्स अपना सर्वे ना दिखाएं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पूरी बरतें और प्रेस काउंसिल के गाइडलाइंस का पूरा पालन करें। संजय कुमार, चूंकि इसमें मीडिया की भी बात हो रही है कि मीडिया की कितनी जिम्मेवारी है, मैं बहुत सरल शब्दों में दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी होती है, आप कार के शोरूम में जाते हैं। हम एक्सपर्ट नहीं है, हम कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है, लेकिन हम जाके ये नहीं कहते भाई कोई गाड़ी है तो दे दो और हम गाड़ी लेके चले आते हैं। हम भी कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं ना, छोटी छोटी सी बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं। 7 सीटर है, 5 सीटर है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, जो बहुत बेसिक सवाल होते हैं। और तब जाके कितना माइलेज देती है, दाम कितना है, माइलेज कितना देती है, और इसके बाद हम ये तय करते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है। लेकिन आज स्थिति यह है कि कई ऐसे पोस्टर हैं जो एक पोल लेके घूम रहे हैं कि आप ले लीजिए, और कई मीडिया हाउसेस भी ऐसी हैं, फ्री में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, ले लो, बिना ये पूछे कि भाई
ये गाड़ी ठुकी हुई थी कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है गाड़ी एक्सीडेंट की हुई थी और बाद में आपके गैराज में आई है या चुराई हुई में आई है या चुराई हुई है। तो ऐसी चीजों की तो कम से कम जांच पड़ताल मीडिया को करनी चाहिए। और बार बार हम कह रहे हैं, हम इसके तो पक्षधर हैं, सारी ट्रांसपेरेंसी पहले आप रखें और उसके बाद इसको दिखाया जाए। ठीक है, बिल्कुल इसके दो पक्ष हैं, ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी, विश्वसनीयता, मेथडोलॉजी, इन सब पर विचार करने की बहुत बहुत जरूरत है ताकि एक जो पूरा मेथड है उसके ऊपर से लोगों का विश्वास ना उठे। पर इसको एक राजनीतिक स्पिन देना वो एक दूसरी ही कहानी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बड़ी यहां पर चर्चा चल रही है, लोगों हर एक बेडरूम में, हर एक ड्राइंग रूम में चर्चा चल रही है, क्या एग्जिट पोल होने चाहिए? आपको क्या लगता है सर? देखिए, मैंने कई बार ये कहा है कि एग्ज़िट पोल को इंटरटेनमेंट चैनल पे होना चाहिए। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़िट पोल तो इल्लीगल है। 2011 में या 8 या 9 में पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया था कि एग्ज़िट पोल का कंडक्ट एंड डिसेमिनेशन दोनों बैंड हैं। अब वो ये इलेक्शन कमीशन भी ये गलती करती है कि इनको लास्ट डे ऑफ द पोल अलाउ कर देती है। जो पोल कंडक्ट ही नहीं हुआ, हो नहीं सकता, उसको डिसेमिनेट कैसे करेंगे? तो ये कंडक्ट ही इलीगली हो रहा है, ये सारी गैर कानूनी काम चल रहा है, इसको फौरन रोकना चाहिए। पर आप ये बिलीव करते हैं कि इससे किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है या पहुंच सकता है? नहीं, इससे इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि उस वक्त जब ये अनाउंस होता है पोल का रिजल्ट, एग्जिट पोल का, जब तक आखिरी वोट पड़ चुका होता है, तो वोट पड़ने के बाद आप कुछ भी कहते रहिए, ये 1-2-3 दिन की इंटरटेनमेंट ज़रूर होती है, लेकिन इसका पोल पे कोई असर नहीं पड़ता। एक सेकंड, यशवंत जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं पूछना मेरा केवल ये है, क्योंकि वो कंडक्ट, और बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया कि कंडक्ट एंड पब्लिकेशन ये कि लीगल टर्म है। चुनाव आयोग स्वयं ही वो देता है कि आप शाम को इतने बजे आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है, चुनाव आयोग लीगली ये मानता है कि आप कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन साइमल्टेनियस उसका पब्लिकेशन नहीं कर सकते। पब्लिकेशन उसका आप अंतिम उसके बाद में ही कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का स्टैंड है, मेरा नहीं। आप चूंकि खुद चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, शायद बेहतर होगा। और अगर इसमें लीगल क्लैरिटी चाहिए तो मैं चाहूंगा कि लीगल क्लैरिटी आए, ताकि कंडक्ट करने वालों को जो कई बार पुलिस हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है वो ना हो। और कंडक्ट तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि दुनिया के किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में एग्जिट पोल पर बैन नहीं होता। कुरैशी साहब जी देखिए, जैसे मैंने कहा, ये गैर कानूनी है और ये इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना चाहिए। बल्कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने एक सीईसी को फ़ोन करके कहा कि ये कंडक्ट आप कैसे अलावा, आप ये इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं कि 5 फेज़ का पोल होगा और 5वें फेज़ के बाद 5:30 बजे पोल ख़त्म होगा, 6 बजे आप दिखा सकते हैं। अरे ये इलेक्शन कमीशन, ये तो आपने भी दस्तखत करके ये वाले नोटिसेस तो आपने भी दस्तखत करके आपने इशू किए थे। आप जब चुनाव आयुक्त थे तब भी एग्जिट पोल आपके अंडर भी हुए थे, दिखाए गए थे, और आपने भी यही कानून बनाया था कि इलेक्शन खत्म होने के अंतिम सेकंड के 30 मिनट के बाद में ही आप एग्जिट, आपके भी नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन ने यही अलाउ किया था। नहीं हो सकता है उस वक्त ये हमसे पॉइंट मिस हुआ, लेकिन मुझे याद नहीं, क्योंकि जैसे ये हमने ये नोटिस किया कि तो कंडक्ट भी बैंड है, तो कंडक्ट ही जब आप नहीं कर सकते तो डिसेमिनेशन तो नेचुरली बैन हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, लीगल इसके ऊपर जाना चाहिए अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसको। लेकिन अभी तक जितना है आपके भी नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया, क्योंकि कंडक्ट एंड पब्लिकेशन ये इसको लीगल टर्म में एक साथ करने में बैन है, लेकिन कंडक्ट करना और पब्लिकेशन इलेक्शन कमीशन के निर्देश के हिसाब से करना, इसकी लीगल अभिव्यक्ति यही दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपके भी अंडर में इलेक्शन कमीशन ने यही अभिव्यक्ति दी थी, और हम लोग आप ही के नेतृत्व में आप ही के दिए हुए दिशा निर्देशों के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, कल के दिन आपके कहने के बाद में अब इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हम इसको इस तरीके से रीड करते हैं इस कानून को, और हम आगे से हम कंडक्ट भी नहीं होने देंगे, और कंडक्ट करेंगे तो संजय कुमार जी, यशवंत देशमुख जी, आप दोनों लोग जेल में होंगे। अगर इस तरीके का आपका एक आदेश आता है तो फिर हम भी वकील से बात करेंगे और देखेंगे। अगर भारत को नॉर्थ कोरिया की श्रेणी में शामिल होने का इतना ही शौक है जहां पे एग्जिट पोल करना बैन है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है ये। कुरैशी साहब जी देखिए, ये जो बैन की बात है कि
टेक्निकली एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एग्जिट पोल पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में पोल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजाज़त होती है। लेकिन वहाँ पे वो जो एग्जिट पोल है वो ईमानदारी के होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बड़ी बेईमानी है और एक सारे इसके साइंस को थोड़ा फाइन ट्यून किया जा सकता है, पर सारे पोल्स को बेईमान कह देना क्या ये सही होगा? कैसे पता चला कुरैशी साहब कि आपको बेईमानी से किया जाता है? क्या पैरामीटर है, क्या थर्मामीटर लगाया आपने? कंप्लीट ये पता चल गया कि सारे पोल्स बेईमानी से किए जाते हैं, क्योंकि आपने एक लपेटे में कह दिया कि सारे पोल्स बेईमानी से किए जाते हैं। कोई तो पैरामीटर होगा आपके पास, या आप ऐसे ही स्वीपिंग, आप एक नेशनल चैनल पे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे कि सारे पोल्स बेईमानी से किए जाते हैं और सारे पोलस्टर्स बेईमान होते हैं? बात तो सुनो। देखिए, एक तो ये कि ये इलीगल होना तो बात मैंने बताई दिया आपको। दूसरे मैंने कहा कि एग्जिट पोल अगर ईमानदारी से किए जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल के ज़रिए लोगों की ओपिनियन पता लगती है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं और कोई एतराज़ नहीं। एक न्यूज़ चैनल आती थी, न्यूज़ एक्सप्रेस, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जिसमें 11 पोल एजेंसी जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं इतनी ज़ोर तेज़ आवाज़ में, उन सब के उन्होंने पोल खोली। 5 घंटे का वो शो था, मैंने देखा, और जिसमें वो बता रहे थे कि कितना कैसा हम इस तरह मैनिपुलेट कर देंगे, जो आप चाहते हैं रिजल्ट दिखा देंगे। और वो एक्सपोजे आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं होगा। वो मेरी किताब में भी मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया है, ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर, और उसमें दो तो बड़ी बड़ी नोन चैनल भी उसमें शामिल थी कि वो पैसा लेके रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के तरीके खुद समझा रहे थे कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आगे की बात बता दीजिए कि वो चैनल जो है वो हवाला ऑपरेशंस के चलते बंद भी हो गया। ये बात भी आपको बतानी चाहिए डॉक्टर साहब। मुझे कि जिन्होंने आरोप लगाए, अरे यार, वो स्वयं हवाला ऑपरेशंस करते हुए पकड़े हुए ईडी में फंसे गए, और वो केवल और केवल मीडिया के ऊपर एक आरोप लगा करके छल कबड्डी करते हुए भाग गए। देखिए, मुख्य बात यह है, आप चूंकि बहुत वरिष्ठ हैं डॉक्टर साहब, आपसे हम लोग सब लोग सीखते हैं। आपके खुद के कार्यकाल में आप जिसको इलीगल बोल रहे हैं, आपने एग्जिट पोल अलाउ किए। आपके खुद के कार्यकाल में आप जो इलीगल कह रहे हैं, आपने उसके लिए स्वयं साइन किया कि आप शाम को इतने बजे दिखाइए। ठीक है, आप स्वयं कह रहे हैं पश्चिम में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लोकतंत्र में ये होना चाहिए। आप स्वयं ये भी कह रहे हैं भारत में अच्छे तरीके से हो तो होना चाहिए, लेकिन आप स्वीपिंग रिमार्क भी देख रहे हैं, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सबको बंद कर देना चाहिए, ये इलीगल है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दो एक्सट्रीम वाले उसमें से जो एक बीच का रास्ता हम भी देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हमारी ये गलत अपेक्षा थी। क्या इलेक्शन कमीशन पहल करके कुरैशी साहब एक कमीशन बना सकता है जहां सब लोग बैठ के विमर्श करें कि कैसे इस पूरी प्रोसेस में ज्यादा? पद्मजा, दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले बैन कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट से पर्याप्त डांट खा करके वापस भी आ चुका है। नहीं, देखिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए। मैं कुरैशी साहब का बहुत सम्मान करता हूं और लंबे समय से हम लोग उनको कम से कम इस मामले में एक ऐसे लीडर के तौर पर देखते हैं जो ये कोई भी बात अगर चुनाव से रिलेटेड करते हैं तो उसकी बड़ी महत्ता होती है। सोचिए, खुद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और उनके समय में या तो सारी एजेंसियों को बंद कर दिया जाना चाहिए था। दूसरा, जब वो रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं तो ठीक वैसे ही लगता है जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स का होता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी बात तब एकदम अलग होती है। जब वो उस कुर्सी पर अथॉरिटी के साथ होते हैं तब वो कोई काम नहीं कर रहे होते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब ऐसे लोग ये बोलते हैं तो टीवी देखने वालों को लग रहा होगा कि अरे सब तो बड़ा बेईमान है, पूरा देश ही बेईमान हो गया। क्या चल रहा है इस वक्त इस देश में? बड़े लोगों को देश को रास्ता दिखाना है या देश में केओस, एनार्की उसे फैलाना है, झूठ फैलाना है? ये क्या रास्ता दिखाने का काम हम ये उम्मीद करते हैं कुरैशी साहब। ठीक है, रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा? शुभ रास्ता। पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये जो पूरा तंत्र है, पोलस्टर्स, पोलिंग एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, डेटा एनालिटिक्स, चाहे पार्टीज के अंदर हो रही हो, मुझे लगता है अभी ये सब कुछ इंडिविजुअल मोरालिटी पे ये बातें चल रही हैं। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो, हम ऐसा कर रहे हैं, अपने अपने रिज्यूमेस के साथ लोग बैठे हैं। मैं ये बात नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि आई थिंक आज पूरे देश में मैं एकमात्र ऐसी महिला होंगी जो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म लीड करती है, और मेरे
लीडरशिप के अंडर बहुत सारे सर्वेज हमें, मतलब करीब 18 इलेक्शंस चुनाव अभी तक मैंने किए हैं जिसमें कि डेटा एनालिटिक्स उसका कोर पार्ट रहा है। तो मैं अपनी उस एक्सपर्टीज की बदौलत आपको कह रही हूँ पद्मजा जी कि मीडिया में बैठ करके एक संपूर्ण मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करते हुए आज तक किसी पोस्टर ने सामान्य भाषा में जनता को नहीं बताया कि किस तरीके से चीजें होती हैं और कैसे होनी चाहिए। उन पे गाइडलाइन बनना चाहिए, अच्छी बात है। वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ लोग जो काम कर रहे हैं उनको करना चाहिए। आज जो भाषा है कि ऐसा होना चाहिए, सही बात है, लेकिन अभी तक रास्ता सुझाया नहीं गया है। आप कमीशन की बात करिए पद्मजा जी, मैं आपको हम सब जानते हैं जहां कमीशन बनेगा वहां पे रिटायर्ड IAS IFS ऑफिसर्स आएंगे, वहां पे वो फिर वही तंत्र एक तरह से हावी होता है। मुझे लगता है ये जो इंडिविजुअल मोरालिटी के बियॉन्ड जा करके, मुझे लगता है ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ये अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेगी, लेकिन उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, जहां पर मीडिया शुड पुट इट्स फुट डाउन एंड से कि अगर आप मॉरल स्टैंड ले रहे हैं तो हम अपने लिए, जिसकी बात मुझे लगता है यशवंत जी ने कही थी, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए और जिसका सम्मान होना चाहिए। राहुल वर्मा, मैं दो चीजें कहना चाह रहा हूं। एक तो देखिए, आप एग्जिट पोल्स को मान लीजिए बैन भी करना चाहें तो कर दीजिए, पर आप कैसे रोकेंगे अगर पद्मजा जी या हर्षवर्धन जी अपने ट्विटर पे लिखें कि मैं हरियाणा घूम के आया और मेरे हिसाब से कांग्रेस इतना जीत रही है और बीजेपी इतना जीत रही है। आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो अपने आप में एक एग्जिट पोल हो जाएगा। नहीं सर, आजकल इतने सारे YouTube चैनल हैं जो कि जा के लोगों से पूछते हैं, जो वायरल हो जाते हैं, लाखों व्यूज होते हैं, जहां कोई कह देता है, कोई ताऊ कहता है कांग्रेस की हवा चल रही है या जेजेपी की, एक अपने में एग्जिट पोल है। तो पहली प्रॉब्लम तो वो है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा देखिए, ये हमारे यहाँ ढेर सारी समस्याएं हैं, उसी तरह से ये एग्जिट पोल की भी एक समस्या है, और उस समस्या के लिए सिर्फ पोलस्टर नहीं जिम्मेवार है, उस समस्या के लिए मीडिया हाउसेस भी जिम्मेवार हैं, और उस समस्या के लिए यूनिवर्सिटीज और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स भी जिम्मेवार हैं। अब आप जनता को कैसे समझा सकते हैं कि पोलिंग कैसे की जाती है, और वो कैसे समझ पाएगी? आपके देश की कितनी यूनिवर्सिटीज में MA लेवल पे आप पोलिंग का कोर्स पढ़ाते हैं? जब आपको लगता है कि अगर 5 मिनट में वो हम समझाने की भी कोशिश करें तो लोग उसे समझ पाएंगे। US को हम कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे BA और MA के पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज में सर्वे मेथोडोलॉजी और पोलिंग पढ़ाई जाती है। तो हमारे यहाँ जितनी समस्याएं ना वो मल्टी फेसेड हैं, उनके ढेर सारे रूप हैं, उनको एक तरफ से नहीं सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल, ये होना चाहिए। और कुरैशी सर, सब हमने यहाँ पर बैठ करके इस पैनल पे जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, लोग तैयार भी हैं कि इन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, और सारी उम्मीदें अब आप पे भी आकर के टिक गई हैं कि वरिष्ठ होकर के अगर कोई एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिससे गाइडलाइंस हो जाए, और फिर सब उन गाइडलाइंस को माने कि कैसे कोई पोल किया जाना चाहिए, भले से ही वो ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो या मूड ऑफ द नेशन पोल, कोई भी सर्वे। ऐसा हो सकता है क्या? जी, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है कि कमीशन होनी चाहिए जो नॉर्म्स फिक्सअप करे, और उसके अंडर में अगर पोल होते हैं जैसे कि डेवलप्ड वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। और ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, और ये हवाला दिया है कि जैसे ब्रिटेन में, UK में इसी तरह की कमीशन है और उसके पूरी गाइडलाइंस हैं। हम वो तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकते हैं या हम अपने स्टैंडर्ड भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन होना यूजफुल होगा। ठीक है, इतना बड़ा पैनल हमारा है, सबसे बड़े नाम जो हैं इस पूरी फील्ड में हमारे साथ पैनल पे हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन शायद पहल करेगा, पर राजनीति, ये भी हमें उम्मीद है कि इस सबसे दूर रखी जाएगी। ऐसा कमीशन बनेगा, सरल पटेल जी आपकी पार्टी भी उसमें भाग लेगी, अपने सुझाव आप जरूर दीजिएगा उनको। पद्मजा जी, हम तो बिल्कुल उसमें भाग लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज पूरे डिस्कशन में मैंने ये देखा कि आप जो एक मोरालिटी और जो एक एथिक्स का जिम्मेदारी सारे पोस्टर्स पर डाला है, पोल एजेंसी पे डाला है। मैं मानता हूं कि टीवी चैनल्स को भी एक आत्मचिंतन, आत्ममंथन की जरूरत है कि वो कौन सी एजेंसी, हम भी उसमें भाग लेंगे। मैंने कहा कोई भी ऐसी समिति बनेगी, हम भी उसमें उतना ही भाग लेंगे। तो कोई गाइडलाइन बनेगी, हम भी उसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। प्लीज लेट मी कंप्लीट। तो टीवी पर यह भी होना चाहिए कि अगर आप किसी एजेंसी का सर्वे दिखा रहे हैं तो आप उनके 5 पिछले सर्वेज भी दिखाइए कि ये उन्होंने पब्लिश किया था। अगर
आप महाराष्ट्र में किसी का पब्लिश करेंगे तो आप पब्लिश करिए कि हरियाणा में इन्होंने ये दिखाया था, लोकसभा चुनाव में ये दिखाया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि पब्लिक भी उसे गेज कर सके कि इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज ये लगा कि टीवी चैनल्स एक मॉरल हाई हॉर्स पे है और अपना जो सारा दोष है वो पोलिंग एजेंसीज पे डाल रहे हैं। सर, ये बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अगर कोई इरादा था तो ये कि अगर कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां रह गई हैं, हम साथ बैठ करके उस पर बात कर सके, चर्चा कर सके और आगे क्या बेहतर हो सकता है, हमारे से भी क्या बेहतर हो सकता है, उस पर भी बात हो सके। और जहां तक पिछला सर्वे का डेटा देने की बात है, वो सब तो पब्लिक डोमेन में रहता ही है। मेथडोलॉजी की बात है, वो हम बहुत साफ साफ बता देते हैं। अगर कभी हम सर्वे इस्तेमाल करें कि क्या सैंपल साइज था, किस वक्त में वो सर्वे हुआ था, ट्रांसपेरेंसी जितनी हो सके हम रखते हैं। चीजें बेहतर हो सकती हैं, राजनीति एक अलग मुद्दा है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए अड़ी पर बहुत बहुत धन्यवाद।